सिंगापुर आज दुनिया के सबसे उन्नत और समृद्ध देशों में से एक है। जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरणीय स्थितियों के मामले में 728 वर्ग किलोमीटर का यह द्वीप राष्ट्र दुनिया में पहले स्थान पर है। सिंगापुर को एशिया की कॉरपोरेट राजधानी कहा जाता है। 50 साल पहले भी सिंगापुर दुनिया के सबसे गरीब द्वीप देशों में से एक था। यह टूटे हुए घरों, अव्यवस्थित सड़कों, अनियमित यातायात, बीमार और बेसहारा लोगों से भरा हुआ था। यह प्राकृतिक संसाधनों से रहित और अपराध, अशिक्षा और भ्रष्टाचार से भरा देश था। और अब यह छोटा सा द्वीप आधुनिक दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया है। यह गरीब देश इतने कम समय में दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक कैसे बन गया, इसके इतिहास के बारे में जानने के लिए वंडर फैक्ट्स का पूरा एपिसोड देखें। साथ ही उन परिवर्तनों के बारे में भी जानें जिन्होंने उन्हें इस स्थिति तक पहुंचाया। सिंगापुर नाम मलेशियाई शब्द सिंगापुर से लिया गया है। सिंगापुर शब्द का अर्थ शेरों का शहर है। किंवदंती के अनुसार सिंगापुर के संस्थापक ने अपने राज्य का नाम लायन सिटी के नाम पर रखा था, क्योंकि उसने द्वीप पर एक शेर देखा और सोचा कि यह सौभाग्य का प्रतीक है। मालिन, जिसे शेरमछली के नाम से भी जाना जाता है, सिंगापुर के गौरव और वीरता का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत समय पहले जब सिंगापुर को समुद्री शहर के नाम से जाना जाता था, तब एक बड़ा समुद्री तूफान आया था। निवासियों ने भगवान पर भरोसा रखा। उस समय के निवासियों के अनुसार एक आधा शेर, आधी मछली वाला जीव समुद्र से प्रकट हुआ और द्वीपवासियों को बचाने के लिए तूफान से लड़ गया। तब से मार्लिन और लायन फिश सिंगापुर वासियों के लिए गर्व और बहादुरी का प्रतीक बन गए हैं। जब ब्रिटिशों ने सिंगापुर पर कब्जा कर लिया, तो यह एशिया में प्रमुख ब्रिटिश नौसैनिक अड्डा बन गया। उस समय सिंगापुर को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता था, क्योंकि यह ब्रिटिश नौसेना का मुख्य आधार था। 1960 में जब अंग्रेजों ने खुद को एशियाई क्षेत्र से पूरी तरह हटा लिया, तो कई देशों को आजादी मिली। उस समय मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया सहित कई पड़ोसी देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की। 31 अगस्त 1963 को अंग्रेजों ने सिंगापुर को आजादी दे दी। अंग्रेजों के चले जाने के बाद सिंगापुर का महत्व नाटकीय रूप से कम हो गया। यह केवल एक छोटा सा द्वीप और एक गरीब मछली पकड़ने वाला गांव बनकर रह गया। लोग केवल मछलियां पकड़कर ही अपना जीवन यापन करते थे। इसके अलावा यह द्वीप दो तरफ से शत्रुतापूर्ण दो देशों, इंडोनेशिया और मलेशिया से घिरा हुआ था। शहर के 30 लाख निवासियों में से अधिकांश बेरोजगार थे और उनमें से 2/3 झुग्गियों में रहते थे। उस द्वीप पर अन्य मुद्दों में प्राकृतिक संसाधनों की कमी, खराब जल आपूर्ति प्रणाली और अस्थिर बुनियादी ढांचा शामिल थे। उस समय ली कुआन यू सिंगापुर के निर्वाचित प्रधानमंत्री थे और उन्हें अंग्रेजों से सलाह मिली कि इस गरीब देश का कायापलट करने के लिए उसे मलेशिया के साथ एकजुट होना होगा। 16 सितंबर 1963 को सिंगापुर को मलेशिया में शामिल कर लिया गया। जब सिंगापुर और मलेशिया का विलय हुआ तो सभी मुद्दे बदतर होते दिखे। सबसे पहले मलेशियाई सरकार सिंगापुर को अपने देश का हिस्सा नहीं मान सकती थी। दूसरी ओर सिंगापुरवासी चीनी, दक्षिण भारतीय, इंडोनेशियाई और मलेशियाई लोगों का मिश्रण थे, जिसके कारण उनके लोगों में एकता नहीं थी। इसके अतिरिक्त गरीबी, भ्रष्टाचार और अशांति के कारण इस क्षेत्र में मलेशिया की समस्याएं दिन ब दिन बदतर होने लगी। इस बीच ली कुआन ने सिंगापुर को सक्रिय करने के लिए विभिन्न सौदे करना जारी रखा। तब मलेशिया के प्रधानमंत्री तेंकु अब्दुर रब्ब ने सिंगापुर को मलेशिया के हिस्से के रूप में बनाए रखने के खिलाफ फैसला किया और सिंगापुर के प्रतिरोध के बावजूद उसे 9 अगस्त 1965 को मलेशिया से अलग होने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस दिन सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली कुआन यू विश्व मीडिया के सामने रो पड़े थे। उनकी प्राथमिक चिंता यह थी कि इस अविकसित क्षेत्र को कैसे व्यवस्थित किया जाए। तब से सिंगापुर ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है।
जब ली कुआन ने स्वतंत्र राष्ट्र की सत्ता संभाली तो सिंगापुर की प्रति व्यक्ति आय केवल $500 थी। इसके अतिरिक्त कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। हालांकि भोजन की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त कृषि योग्य भूमि नहीं थी। ली कुआन का उद्देश्य देश को बेहतर बनाना था और इसके बाद उन्होंने व्यापक सुधारों की शुरुआत की। ली कुआन ने शुरुआत में अमेरिकी सिद्धांतों और एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसके परिणामस्वरूप सिंगापुर को अमेरिका, विश्व बैंक और IMF जैसे वित्तीय संस्थानों से सभी लाभ प्राप्त हुए। इन संस्थाओं से उन्हें खूब आर्थिक सहायता और ऋण मिलता रहा। वह उनके जर्जर बंदरगाहों को फिर से जीवंत बनाता है। परिणामस्वरूप यूरोप और एशिया के वाणिज्यिक जहाज पारगमन के केंद्र के रूप में सिंगापुर के बंदरगाह का चयन करते हैं। जहाज यहां ईंधन भरने, आराम करने और आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए उपयोग किए जाते थे। इस प्रकार सिंगापुर बंदरगाह से भारी मात्रा में धन कमाता है। इससे ली कुआन को देश के निर्माण के लिए आवश्यक धन आसानी से मिलने लगा। एक राज्य को इसके प्रबंधन के लिए एक मजबूत और सक्षम श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है। इसे समझने के बाद ली कुआन ने एक दीर्घकालिक योजना बनाई और कुछ प्रतिभाशाली और कुशल व्यक्तियों को चुना। इसने शासन की एक प्रभावी प्रणाली का निर्माण किया। ली कुआन लोगों में जिस गुण को सबसे अधिक महत्व देते थे वह ईमानदारी थी। उनका मानना था कि एक ईमानदार व्यक्ति हानिकारक कार्य नहीं कर सकता और वह प्रत्येक सिंगापुरवासी में यह ईमानदारी पैदा करने में सक्षम थे। उन्होंने कभी भी भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं किया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी का वेतन और बोनस भी बढ़ाया कि कोई भी भ्रष्टाचार में शामिल न हो, और इसके कारण किसी ने भी कभी भ्रष्टाचार में शामिल होने के बारे में नहीं सोचा। ली कुआन ने सबसे पहले नियोजित शहरीकरण और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना ली कुआन यू द्वारा की गई थी। सबसे पहले उन्होंने प्रत्येक सिंगापुरवासी के लिए सार्वजनिक आवास सुनिश्चित किया। उन्होंने सोचा कि इस शहर में घर होने से व्यक्ति इसके प्रति अधिक जिम्मेदार और दयालु बनेगा, जिससे सिंगापुर आगे बढ़ेगा। इस निर्णय के कारण सैकड़ों सिंगापुरवासियों के पास अब बेहतर आवास प्रणाली तक पहुंच है। आज देश की 95% आबादी सरकारी आवास में निवास करती है। उन्होंने नियोजित स्वस्थ शहरीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए शहर के संपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण किया। सिंगापुर की प्रत्येक इमारत में एक खेल का मैदान और मनोरंजन स्थान है। उन्हें बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि अगर यह छोटा सा देश विकसित हुआ तो बहुत सारी निजी कारें होंगी और सड़कें अगम्य हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने एक उन्नत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली शुरू की। इसके अतिरिक्त उन्होंने निजी वाहनों के स्वामित्व पर कड़े प्रतिबंध लगाए। सिंगापुर की सड़कें आज भी यातायात से मुक्त हैं। जब ली कुआन सत्ता में आए तो सिंगापुर महज एक सोया हुआ बंदरगाह था। हालांकि ली कुआन ने समझा कि सिंगापुर की भौगोलिक स्थिति आर्थिक महत्व की दृष्टि से काफी आकर्षक है, इसलिए वह इस घटक को एक महत्वपूर्ण विकास उपकरण बनाना चाहते थे। उन्होंने इसे पर्यटन स्थल बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए, जिसमें समसामयिक सुविधाएं स्थापित करना भी शामिल था। उन्होंने सिंगापुर के बंदरगाह, हवाई अड्डे और संबंधित बुनियादी ढांचे का पूरी तरह से नवीनीकरण किया। परिणाम तुरंत सामने आ गए। कुछ ही समय में सिंगापुर एयरलाइंस के लिए ट्रांजिट हब बन गया। लंबी दूरी के यात्री अब पारगमन गंतव्य के रूप में सिंगापुर का चयन करते हैं। दूसरी ओर सिंगापुर का समुद्री बंदरगाह दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह बन गया है। वाणिज्यिक जहाज इस बंदरगाह को पारगमन बंदरगाह के रूप में चुनते हैं। शंघाई समुद्री बंदरगाह के बाद सिंगापुर समुद्री बंदरगाह वर्तमान में दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है। किसी राष्ट्र की शिक्षित कुशल श्रम शक्ति उसके विकास के प्राथमिक इंजन के रूप में कार्य करती है। इसी कारण से ली कुआन ने शिक्षा प्रणाली को सर्वाधिक महत्व दिया है। उन्होंने वहां सभी शीर्ष कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और स्कूलों का निर्माण किया। आज विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों में सिंगापुर के विश्वविद्यालय शामिल हैं।
दुनिया के शीर्ष 20 विश्वविद्यालयों में से एक सिंगापुर का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। यह सिंगापुर की स्वास्थ्य प्रणाली के लिए भी सच है। देश की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली दुनिया भर में प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध अस्पताल माउंट एलिजाबेथ सिंगापुर में स्थित है और इस अस्पताल के पास दुनिया भर के मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल प्रदान करने का एक ठोस ट्रैक रिकॉर्ड है। चूँकि सिंगापुर एक काफी छोटा द्वीप है, इसलिए वहाँ विनिर्माण या कृषि के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। इससे फायदा भी हुआ और नुकसान भी। कुछ मायनों में यह एक फायदा है कि एक छोटे से देश को हरा भरा बनाना आसान है, जो निवेशकों का ध्यान भी आकर्षित करता है। ली कुआन ने उस अवसर का लाभ उठाया। प्रकृति प्रेमी ली कुआन के लिए एक ऐसा शहर सबसे अधिक महत्व रखता था जो स्वच्छ और हरा भरा हो। उन्होंने इस कारण से गार्डन सिटी एक्शन कमेटी की स्थापना की। न केवल सड़कों पर लगे पेड़, बल्कि अकेले पार्क भी सिंगापुर के 10% हिस्से को कवर करते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन इतना सख्त है कि देश में च्युइंग गम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि सिंगापुर को दुनिया का सबसे स्वच्छ देश क्यों माना जाता है। 1973 की एक घटना ने ली कुआन को एक बड़ा मौका दिया। उस समय अरब तेल बाजार को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने स्वर्ण भंडार से संबंध तोड़ दिए और डॉलर को विनिमय के माध्यम के रूप में स्थापित किया। ली कुआन ने इस स्थिति का फायदा उठाया। उन्होंने सिंगापुर को अग्रणी विनिमय बाजार के रूप में प्रतिष्ठित किया। एशिया में डॉलर बाजार स्थापित करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं अपनाकर सिंगापुर ने प्रतिद्वंद्वी हांगकांग को पीछे छोड़ दिया। परिणामस्वरूप सिंगापुर ने बहुत सारा पैसा कमाना शुरू कर दिया। सिंगापुर को निवेश के लिए और अधिक आकर्षक बनाने के लिए ली कुआन ने कई तरह की सुविधाएं बनाई और कानूनी सुधार किए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए हर विवरण पर ध्यान दिया कि निवेशकों को अपने निवेश में कोई कठिनाई का अनुभव न हो और निवेश पर कोई सख्त शर्तें नहीं लगाईं। इस प्रकार सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ा वाणिज्यिक केंद्र बन गया। कॉरपोरेट संगठन बड़ी संख्या में सिंगापुर को चुनते रहे। मुख्य कारक यह है कि कोई राजनीतिक अशांति नहीं है। प्रथम श्रेणी की संचार प्रणाली, बहुत कम कर, एक ऐसी सरकार जो व्यापार मालिकों के लिए अनुकूल है, उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा और एक असाधारण वातावरण है। वर्तमान में गूगल, फेसबुक, शेवरॉन, टोयोटा और पेप्सिको सहित कोई भी प्रमुख बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है जिसका क्षेत्रीय मुख्यालय सिंगापुर में न हो। सामाजिक क्षेत्र में ली कुआन यू की नीतियां रूढ़िवादी थी। इस तथ्य के बावजूद कि नवोदारवाद उनके आर्थिक क्षेत्र में परिलक्षित होता था, इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर व्यावसायिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी। दूसरी ओर उन्होंने सिंगापुर के पर्यावरण को ठीक रखने के लिए सभी सख्त कानून लागू करना जारी रखा। जब ली कुआन रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर में सत्ता में आए तो लोगों की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय केवल 500 अमेरिकी डॉलर थी। वहां से ली कुआन यू की सरकार के अंतिम वर्ष 1990 में यह लगभग 2800% बढ़कर 14,500 अमेरिकी डॉलर हो गया और सिंगापुर की आज प्रति व्यक्ति आय लगभग 80,000 डॉलर है, जो दुनिया में 8वें स्थान पर है। ली कुआन के बाद सिंगापुर का शासन उनके बेटे ने चलाया। अभी सिंगापुर के प्रधानमंत्री उनके बेटे ली सीन लूंग हैं। सैद्धांतिक तौर पर सिंगापुर का राजनीतिक ढांचा ली कुआन का अनुसरण कर रहा है। इसने वैश्विक व्यापार में भी लगातार अपनी प्रधानता बरकरार रखी है और सिंगापुर एक गरीब मछली पकड़ने वाले शहर से एक विश्व स्तरीय देश बन गया है। कृपया हमें यह बताने के लिए टिप्पणी छोड़ें कि आप वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। पसंद आने पर लाइक बटन दबाएं और अपने दोस्तों को जानकारी देने के लिए वीडियो शेयर करें।